ये जो आपको शादी की वीडियो नज़र आ रही है, कोई आम वीडियो नहीं बल्कि इस वीडियो के पीछे बड़ी ही एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई है। असल कहानी है क्या, चले जाके जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में जो दुल्हन नज़र आ रही है उसका नाम है प्रीतिका यादव और जो दूल्हा नज़र आ रहा है उसका नाम है दलीप यादव। नाजरीन, ये जो दूल्हा है दलीप यादव, ये उत्तर प्रदेश के देवीपुरा के औरिया के रहने वाला है। ये इस मकान में रहता है और अकेला ही रहता है। ये बिजनेस की वजह से यहाँ पे रहता है। इनका क्रेन का बड़ा कारोबार है और 3-4 जिला में फैला हुआ है। जब भी कोई सरकारी काम आता है या कोई ठेका आता है तो क्रेन का हमेशा काम और एक्सीवेटर का काम इनको ही मिलता है। नाजरीन, ये 4 भाई हैं और इनके बाप का क्रेन का कारोबार था। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हुआ तो इन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर कारोबार को संभाला। हर एक जिले में एक भाई अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और क्रेन वगैरह को ऑपरेट करवा रहा है ड्राइवरों के जरिए और अपने काम को काफी हैवी लेवल पे चलाते हैं। नाजरीन, इनके पास 25 क्रेन हैं और 18 एक्सीवेटर मशीन वगैरह हैं। इनका कारोबार काफी बड़ा है, इसलिए ये सारे भाई अलग अलग जिला में, इस वजह से ये औरिया के इस मकान में रह रहा है। नाजरीन, ये पीछे तो उत्तर प्रदेश के देवी शहर के साथ एक इलाका है मैनपुरा, वहाँ पे नागला दलीप गांव के रहने वाले हैं। नाजरीन ग्रामी, ये एक बहन और 4 भाई हैं और इनके माँ बाप भी अभी हयात है। ये सारा कारोबार इनके बाप का था लेकिन अब ये इनके चारों बेटों ने संभाला हुआ है। नाजरीन, पिछले दिनों जो आप लोग खबर सुन रहे थे कि मुस्कान और सौरभ चौधरी जो है, सौरभ चौधरी घर से लापता हो जाता है, बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है और मुस्कान गिरफ्तार हो जाती है। उन्हीं दिनों में, जिन दिनों में ये सौरभ गुम हुआ था, अपने घर वालों को मिल नहीं रहा था, उसी 5 मार्च 2025 को इनके यहाँ ये शादी हो रही थी और ये जो दुल्हन थी ये कोई और नहीं थी बल्कि ये प्रीतिकी, इसका भाई जो था संदीप यादव, उसकी बहन पारो थी, उसकी ही बहन थी। यानी कि ये अपने भाई की बहन से शादी करवा रहा था। इसमें इसका भाई संदीप यादव और इस लड़की की बहन पारो राजी नहीं थी, लेकिन ये दोनों जबरदस्ती करते हैं, लड़की और लड़का, और बाकी घर वालों के साथ साथ इनको भी राजी कर लेते हैं। वाकया कुछ यूं हुआ था कि 2019 को संदीप यादव की इस पारो के साथ शादी होती है और 2021 को इनकी मुलाकात होती है दलीप यादव की और प्रीतिका की। ये भी अपनी बहन के ससुराल आती जाती रहती है और ये दलीप यादव जो होता है ये भी अपने भाई के ससुराल आता जाता रहता है। इस वजह से इन दोनों की मुलाकात होती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ नंबर चेंज करते हैं और फोन पे बात करना शुरू कर देते हैं। यूं नाजरीन ग्रामी, 3 साल ये दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। 2 साल बाद इनको ख्याल आता है कि हम दोनों के विचार काफी ज्यादा मिलते हैं तो हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। जब ये दोनों शादी का जिक्र अपने घर वालों से करते हैं तो बाकी घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन प्रीतिका की बहन नहीं मानती और दिलीप यादव का भाई नहीं मानता। खैर, ये जैसे तैसे करके इनको भी राजी करते हैं और यूं 5 मार्च 2025 को इनकी शादी हो जाती है। नाजरीन ग्रामी, शादी करने के बाद अब ये औरिया से वापस अपने मैनपुरा गांव में इस प्रीतिका को लेके आता है और गांव में ये दोनों मियां बीवी रुक जाते हैं। इसने अपने काम से छुट्टियां ली होती हैं। नाजरीन, यहाँ पे एक रस्म होती है कि शादी के बाद जो भी पहली होली आती है वो लड़की अपने घर में, अपने यानी कि मायके में ही मनाती है। तो 5 मार्च को इनकी शादी हुई थी, 14 मार्च को पहली होली आ रही थी। इस वजह से 10 मार्च को ये जो लड़की थी ये वापस अपने घर चली जाती है। ये भी कोई ज्यादा दूर रहने वाले नहीं थे, ये भी औरिया जिला के हाजीपुर के रहने वाले थे, इसलिए ये भी वापस अपने दलीप यादव औरियापुरा घर में आ जाता है और अपने ड्यूटी के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे करीब एक पुल के ऊपर काम हो रहा होता है, इनकी एक्सीवेटर मशीन और क्रेन वगैरह वहाँ पे लगी होती है, तो ये उनको चेक करने के लिए वहाँ पे पहुंचता है। उनको चेक करने के बाद वापस अपने घर औरिया में आ जाता है। ये अपने घर में रुका होता है कि 12 मार्च को इसकी बीवी जो होती है वो हाजीपुरा से चलती है और अपने खावंद के पास उसके घर आती है और 2 घंटे ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। उसके बाद इसकी बीवी वापस अपने घर चली जाती है। इससे आगे वाला दिन आता है तो ये ऐसे ही अपने काम के ऊपर जाता है और चेक करके वापस आता रहता है। वक्त भी गुजरता रहता है, होली भी गुजर जाती है। होली गुजरने के बाद 19 मार्च आ जाती है। नाजरीन ग्रामी, 19 मार्च को ये फिर आज अपने काम के ऊपर जाता है पुल के ऊपर। वहाँ पे ये एक्सीवेटर मशीन को देख रहा होता है कि इसकी बीवी का फोन आता है। वो पूछती किधर है तो ये बताता है कि मैं यहाँ पुल के ऊपर हूँ, काम चेक कर रहा हूँ। वो फोन बंद कर देती है। ये काम वगैरह करवाता है। करवाने के बाद ये औरिया वापस अपने घर आ रहा होता है और अपनी क्रेन मशीन के ऊपर ही आ रहा होता है कि ये रास्ते में एक होटल के ऊपर रुकता है कि 2 बंदे मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं। वो इसे आके बोलते हैं कि करीबी जो गाँव है जो कि जहाँ पे ये रुका हुआ था उस जगह से 7 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे नहर में हमारी गाड़ी गिर गई है तो उसको बाहर निकालना, लिहाजा हमारे साथ चले जाओ। ये उनसे बात कर ही रहा होता है कि इसके बड़े भाई संदीप यादव की इसे फोन आ जाता है। ये उसे बताता है कि मैं वापस घर आ रहा था लेकिन रास्ते में ये 2 लड़के मुझे मिले बाइक के ऊपर। ये बोल रहे हैं कि
करीब ही हमारी कार नहर में गिरी हुई है, लिहाजा वो हमें बाहर निकाल दो। तो मैंने इनके साथ रेट फिक्स कर लिया और मैं उनको बाहर निकालने इनके साथ कुछ देर बाद जाने वाला हूँ। वो कहता है ठीक है, लिहाजा इनका फोन बंद हो जाता है। इस चीज को 3-4 घंटे गुजर जाते हैं। 3-4 घंटे बाद दिलीप यादव के नंबर से उसके भाई संदीप यादव को कॉल आती है। तो आगे से दिलीप यादव नहीं बोलता बल्कि कोई और बंदा बोलता है। वो अपना तारफ करवाता है कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, लिहाजा तुम इस बंदे के क्या लगते हो जिसका ये मोबाइल है। तो आगे से संदीप यादव कहता है कि मैं इसका बड़ा भाई लगता हूँ। वो कहता है कि इसका एक्सीडेंट हो गया, तुम लोग जल्दी से जल्दी CSC हॉस्पिटल पहुंच जाओ। वो भी परेशान हो जाता है और कहता है ठीक है। वो अपने बाकी घर वालों को, अपने बाप को और भाइयों को बताता है और उनको साथ लेके जल्दी जल्दी CSC हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और वहां पे जाके उनको पता चलता है कि इसका भाई जो दिलीप यादव है वो अपनी लोकेशन से 7 किलोमीटर दूर नहर किनारे एक गंदम की खेत होती है, वहां पे बेसुध हालत में पड़ा होता है और उसको काफी चोटें वगैरह भी लगी होती हैं। तो गंदम काटने वाले लोग जब जाते हैं तो इसको देखते हैं तो पुलिस को इत्तला देते हैं, लिहाजा पुलिस आती है और इसे हॉस्पिटल लेके आ जाती है। नाजरीन, इसकी हालत काफी गंभीर होती है और यहाँ पे इसका इलाज चल रहा होता है। सब लोगों के ज़हन में यही होता है कि इसका हादसा हुआ है, हादसे की वजह से इसे चोटें लगी हैं और चोटों की वजह से ये बेहोश हो चुका है। इस वजह से इसका इलाज चल रहा होता है, लेकिन डॉक्टरों को कोई समझ नहीं आ रही होती, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही होती। लिहाजा 8 घंटे बाद CSC हॉस्पिटल वाले इस लड़के को मध्य प्रदेश शिफ्ट कर देते हैं। वो मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल में होता है, लेकिन उनको भी समझ नहीं आती, लिहाजा मध्य प्रदेश हॉस्पिटल वाले भी दिलीप यादव को आगरा हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। आगरा हॉस्पिटल वाले आगे चाचौली हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। यूं नाजरीन ग्रामी, ये सिलसिला चलते चलते 19 मार्च को इसकी ये हालत मिली थी, तो 21 मार्च को ये आखिरी सांस लेता है और चाचौली हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। अब नाजरीन ग्रामी, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि इसके जो जख्म लगे हुए थे वो तो इसे कोई जानबूझ के मारता रहा, हादसे के जख्म नहीं थे वो। और इसके सर के पीछे वाले हिस्से में भी गोली लगी हुई थी, जिसका डॉक्टरों को नहीं पता चला और लापरवाही की वजह से इसकी मौत हो गई, इसको बचाया नहीं जा सका। अब पुलिस वाले जल्दी जल्दी FIR दर्ज करते हैं और दर्ज करने के बाद इनसे पूछगछ शुरू कर देते हैं। इनके जितने रिश्तेदार होते हैं उनको भी शक के घेरे में लेके आया जाता है, इसके घर वालों को भी शक के घेरे में लेके आया जाता है। पता चलता है कि अभी कुछ दिन पहले ही इसकी शादी हुई थी, लिहाजा इसके ससुरालियों को भी शक के घेरे में लेके आया जाता है। लेकिन घर वाले बयान देते हैं कि इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ये बिल्कुल सीधा साधा लड़का था, किसी भी कभी भी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, कभी भी किसी को इसने कुछ नहीं बोला था। लेकिन पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो पुलिस वालों को बड़ा बेई बयान देता है कि सबसे आखिरी कॉल इसकी मुझे ही आई थी। तो इसने मुझे बताया था कि 2 लड़के मोटरसाइकिल के ऊपर हैं जो कहते हैं कि करीबी जो गाँव है वहाँ पे हमारी कार नहर में गिरी है, लिहाजा उसे निकाल दो, मैं वो कार निकालने जा रहा हूँ। अब पुलिस वाले जो होते हैं CCTV कैमरे चेक करना शुरू कर देते हैं जिस जगह से ये मिला था। लिहाजा ये 7 किलोमीटर का एरिया बनता था, यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए थे। चेक करते करते एक कैमरे में नजर आता है कि एक मोटरसाइकिल के ऊपर 3 लड़के बैठ के जा रहे हैं उसी तरफ जिस तरफ से ये लड़का मिला था। लेकिन नाजरीन ग्रामी, इसके भाई का बयान था कि 2 लड़के थे इसके साथ बात करने आए मशीन की और ये निकालने जा रहा था, लेकिन बाइक के ऊपर 3 बंदे नजर आते हैं। जब पुलिस वाले ज्यादा गौर से देखते हैं और घर वाले भी देखते हैं तो पता चलता है इस बाइक के ऊपर जो दरमियान में लड़का बैठा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि दिलीप यादव खुद है। और जो पीछे लड़का बैठा है उसका चेहरा नजर नहीं आता, आगे वाला जो लड़का है उसकी भी हालत साफ नजर आ जाती है, उसका भी पता चल जाता है, इनकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर का भी पता चल जाता है। लिहाजा पुलिस वाले ये सारा कुछ निकालते हैं। निकालने के बाद इस लड़के का पता करते हैं तो पुलिस वाले इसको पहचान जाते हैं, ये कोई और नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है। इसके खिलाफ 17 से 18 FIR पहले ही दर्ज होती हैं और 12 मार्च को ये बेल के ऊपर बाहर आया था। इसका नाम था रामजी नागर उर्फ चौधरी। लिहाजा नाजरीन ग्रामी, पुलिस वाले जो होते हैं इसके घर में जाके रेड मारते हैं। ये औरिया के पारम नगर के रहने वाला था, लिहाजा ये घर से नहीं मिलता। तो पुलिस वालों को अपने मुखबर के जरिए टिप मिलती है कि ये 2 घंटे बाद बाहर मोड़ रोड के ऊपर आने वाला है। लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं बाहर पूरा मोड़ के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं और अपना नाका खुफिया लगा लेते हैं। ये कुछ देर बाद वहां से गुजरता है, पुलिस वाले इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये बाइक के ऊपर होता है और इसके साथ एक और लड़का भी होता है। पुलिस वाले जो होते हैं इन दोनों की तलाशी लेते हैं तो लिहाजा इन दोनों के पास देसी कटे निकलते। इस वजह से पुलिस वाले जो होते हैं साथ जो लड़का होता है उसको भी गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद थाने ले आते हैं। वहां से इनकी पूछगछ होती है तो ये नहीं मानता, कहता है मैंने इस तरह का कुछ नहीं किया। लिहाजा पुलिस वाले जब इसको वीडियो दिखाते हैं और थोड़ी सी जबरदस्ती करते हैं तो ये टूट जाता है और मान जाता है कि हाँ मैंने उसे कत्ल किया है और मैं तो सपारी का कातिल हूँ, मैंने पैसे लेके उसको कत्ल किया है। लिहाजा पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि तूने किसके कहने के ऊपर कत्ल किया और किसने इसको कत्ल करवाया। तो वो पुलिस वालों को बताता है राम कि वो कोई और नहीं
अनुराग यादव है यही लड़का जो इसके साथ मिला है। अब पुलिस वाले जाने अनजाने में असल कातिल को भी पकड़ चुके थे। अब पुलिस वाले अब इन दोनों का बयान लेते हैं। अनुराग यादव जो होता है उससे भी पूछा जाता है कि तूने इसको कत्ल क्यों किया, तो कत्ल करने के कितने पैसे तूने इन लोगों को दिए। तो राम जी नागर जो होता है वो बताता है कि मैंने 2.5 लाख रुपए में सुपारी उठाई थी इसको कत्ल करने की, और मेरे साथ 2 मेरे दोस्त और थे जो अभी तक फरार हैं, नहीं पकड़े जा चुके। और ये अनुराग यादव होता है ये भी एक स्टोरी सुनाता है। पुलिस वाले इसकी स्टोरी सुनते हैं। सुनने के बाद अब दिलीप यादव के घर जाते हैं। वहां पे जो उसकी दुल्हन होती है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। वो कभी बेहोश हो रही होती है, कभी रो रही होती है, क्योंकि 10-15 दिन ही पहले उसकी शादी हुई थी और 10-15 दिन बाद उसका सुहाग उजड़ गया और उसकी तो पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी। पुलिस वाले इतने दिन से उसका बयान रिकॉर्ड करना चाहते थे लेकिन उससे तो बोला ही नहीं जाता था। बयान वो क्या देती, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी। लेकिन अब जब पुलिस वाले आते हैं तो आगे दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से घर वाले दरवाजा खोलते हैं। तो वो पूछते हैं कि आपकी बहू किधर है। घर वाले कहते हैं वो अंदर ही है। पुलिस वाले अंदर जाते हैं और अंदर जाके इनकी बहू जो प्रतिज्ञा होती है उसको साथ लेते हैं और एक हाइट के ऊपर लेके जाते हैं और उससे पूछगछ शुरू कर देते हैं। पूछगछ करने के बाद उसको गिरफ्तार करते हैं और थाने लेके चले जाते हैं। ये जो घर वाले होते हैं ये कहते हैं कि ये आप लोग क्या कर रहे हो, अभी 10-15 दिन पहले ही तो इसका घर उजड़ा है, इसकी जिंदगी तबाह हो गई है। 10 दिन पहले इसकी 15 दिन पहले शादी हुई है, अभी इसका घर उजड़ गया, इसका सुहाग उजड़ गया, अभी तुम लोग इसको भी गिरफ्तार करके लेके जा रहे हो। तो इस बेचारी का कसूर क्या है, इसने ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि जिसकी बेस के ऊपर तुम इसे गिरफ्तार करके लेके जा रहे हो। लिहाजा पुलिस वाले जो होते हैं वो इनको बताते हैं कि आपकी जो बहू है इसी ने ही आपके बेटे को कत्ल करवाया। लिहाजा पुलिस वाले इसको थाने लेके आ जाते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं और इनको बोलते हैं कि पूरी स्टोरी सुनाओ। पूरी स्टोरी कुछ यूं होती है कि नाजरीन ग्रामी, ये अनुराग यादव जो होता है ये प्रीतिका का आशिक होता है और प्रीतिका भी इसकी महबूबा होती है। ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन ठहरिए, 3 साल पहले तो ये दिलीप यादव इसे मिला था और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो ये अनुराम यादव जो था ये कब से इसका आशिक बन गया था और इसकी कब इसके साथ बात थी। तो पूरी स्टोरी कुछ यूं सामने आती है कि 2019 को जब इस प्रीतिका की बहन पारो की शादी होती है संदीप यादव से, तो इसका भाई दिलीप भी इनके घर आना शुरू हो जाता है। उसी स्नाह में इसका एक हमसाया होता है जिसका नाम होता है अनुराग यादव। उसकी और इस प्रीतिका की आपस में दोस्ती होती है, मोहब्बत होती है। उसको पैसे का काफी दिखावे का शौक होता है। वो अपने दोस्तों से पैसे उधार लेता रहता है और लोगों को अपना शो ऑफ करवाता रहता है। वो अपने दोस्तों के खर्चे के ऊपर जहाज में भी सफर करता है और उसकी तस्वीरें भी बना के शो ऑफ करता रहता है और बाइक भी अपने दोस्तों से मांग के अक्सर उसकी वीडियो वगैरह बनाता है रोड के ऊपर चलते हुए और शो मारता रहता है। लेकिन अंदर से वो खाली होता है, उसके पास पैसा नहीं होता। उसका बाप भी मजदूरी करने वाला होता है। वो काफी गरीब लोग होते हैं। अब ये जो प्रीति थी इसके घर वाले तो ठीक ठाक थे और दूसरी तरफ इसकी बहन की जिधर शादी हुई थी वो तो काफी अमीर कबीर फैमिली थी और सारा इलाका उनको वो जानता भी था। लिहाजा सीन कुछ यूं था कि ये प्रीति अपने घर वालों से बात करती है कि मेरी अनुराग यादव से शादी करवा दो। लेकिन घर वाले जो होते हैं वो इनकार कर देते हैं कि वो निकम्मा लड़का है, कुछ करता तो है नहीं, पैसे उसके पास है नहीं, तुम उससे शादी करवा के अपनी जिंदगी तबाह कर लोगी। लेकिन वो घर वाले नहीं मानते। अब दूसरी तरफ ये प्रीति थी ये अपनी बहन के ससुराल भी आ रही थी। इसकी बहन के जो ससुराल वाले थे वो भी इसके यहाँ आ रहे थे। लिहाजा इसी स्नाह में इसकी मुलाकात होती है दिलीप से। तो ये दिलीप के साथ अपनी दोस्ती करती है और बात करना शुरू कर देती है। इस वजह से आगे चल के ये इससे शादी करवाने के ऊपर राजी हो जाती है। तो ये इससे शादी करवाने का अपने घर वालों को बोलती है लेकिन घर वाले इनकार कर रहे होते हैं। इनकार करने का रीजन कुछ यूं होता है कि बड़ी बहन की पहले इधर शादी हो चुकी थी और लड़की के घर वालों को पता था कि हमारी बेटी जो है ये अपने एक हमसाये से मोहब्बत करती थी, तो कभी ना कभी ये राज खुल जाएगा तो हमारी बड़ी बेटी का घर भी खराब होएगा। लेकिन ये प्रीति जो थी ये काफी जोर लगा रही थी। दूसरी तरफ दिलीप भी जोर लगा रहा था। अब दिलीप का जो भाई था संदीप यादव वो भी इनकार कर रहा था, उसकी बीवी भी इनकार कर रही थी। उनके इनकार करने का भी रीजन ये था कि उनको इस अनुराग के बारे में इल्म था। लेकिन धक्का करने के ऊपर इनकी दोनों फैमिलियां मान जाती है और इनकी शादी करवा देती है। लेकिन आगे चल के वही होता है, ये खुफिया तौर के ऊपर अनुराग के साथ राब्ते में थी। इसका असल मकसद ये था कि शादी मैं इससे करवा लूंगी दिलीप यादव से, और इसके पास जो इतना पैसा है, जो इतनी दौलत है, मकान है और मशीनें वगैरह है, वो जब ये मर जाएगा तो वो सारा कुछ मेरे पास आ जाएगा। तो मैं सब कुछ हासिल करने के बाद इस अनुराग से शादी करवा लूंगी। क्योंकि एक विधवा के साथ तो कोई शादी करवाने के लिए जल्दी राजी नहीं होता। लेकिन ये अनुराग और प्रीतिका की चाल थी, लिहाजा वो इसी तरह ही करती है। 3 साल दिलीप से राब्ता रखने के बाद उससे शादी करवाती है। शादी करवाने के बाद इन दोनों का प्लान ये होता है कि शादी वाले दिन ही खाने में जहर मिला के दिलीप को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अनुराग जो जहर ला के देता है उसमें स्मेल आ रही होती, इस वजह से ये प्रीति जो होती है खाने में नहीं मिलाती कि बाद में खिला देंगे, अगर खाने में अभी मिला दिया तो स्मेल की वजह से
वो खाना नहीं खाएगा और शादी का माहौल भी खराब हो जाएगा, सबको पता भी चल जाएगा। लिहाजा अनुराग जो होता है वो इस चीज के ऊपर भी मान जाता है, लिहाजा वो ये इसी तरह ही करते हैं। होली के लिए जब ये वापस अपने घर जाती है, घर जाने के बाद ये अनुराग को मिलती है और उसको जहर का बोलती है, वो इसको जहर ला के देता है। तो ये 12 मार्च को औरिया में दिलीप यादव से मिलने उसके घर भी आती है, लेकिन वहां पे जहर का इंतजाम नहीं होता, वो किसी तरीके से उसे खिला नहीं सकती थी, लिहाजा ये फिर वापस आती है। वापस आने के बाद ये 16 मार्च को दोबारा मिलती है अनुराग से और नए सिरे से प्लानिंग करती है। अनुराग जो होता है वो अपने एक मामा के बेटे को इस प्लान में शामिल करता है, लिहाजा इसके मामा का बेटा जो होता है वो इसको एक बारी किलर से मिलाता है जिसका नाम होता है राम जी नागर, यही बंदा जो इसके साथ अभी पकड़ा गया है। तो ये राम जी नागर जो होता है इसकी 2 लाख रुपए में डील फाइनल होती है, लिहाजा 1 लाख रुपया तो इसको सलामियों का इकट्ठा हो चुका था प्रीतिका को, वो इसको दे देती है और 1 लाख रुपया इसने अपने मामा के बेटे से लेके इसको देना होता है काम होने के बाद। लिहाजा ये राम जी नागर होता है जो ये अपने 2 दोस्तों को साथ मिलाता है और ये सारी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद ये जो राम जी होता है ये दिलीप यादव के पास उस दिन जाता है, जाके फिर ये अपने एक दोस्त को भी साथ लेके आता है और लेके आने के बाद इसको कनक के खेत के पास ले जाते हैं। वहां पे जाके इसको माचों से पीटना शुरू कर देते हैं और जो चीज भी हाथ आ रही होती है उससे पीट रहे होते हैं। पीटने के बाद ये एक देसी कट्टे के साथ इसके सर में गोली मारते हैं और खुद ये समझते हैं कि ये अब मर चुका है, उसकी आखिरी सांसें चल रही होती है, लिहाजा उसे गंदम के खेत में फेंकते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब नाजरीन ग्रामी जो 2 इसके दोस्त थे वो भी गिरफ्तार हो चुका। इस अनुराग यादव का मामा का बेटा था जिसने इस पारिक किलर के साथ इसको मिलाया था, वो भी गिरफ्तार हो चुका और ये प्रीति जो थी ये भी गिरफ्तार हो चुकी। नाजरीन ग्रामी ये पांचों अभी हिरासत में हैं और इनका ट्रायल आगे चलेगा, आगे जो भी इनके खिलाफ फैसला आएगा वो तो आगे चल के पता चलेगा। जो इन लोगों ने जुल्म किया उसकी बेस के ऊपर ये पकड़े जा चुके हैं और जो इनकी प्लानिंग थी कि मरने के बाद सारी दौलत हमारे हाथ आ जाएगी, ये प्रीति की प्लानिंग थी और फिर मैं अनुराग से शादी कर लूंगी, लेकिन ये प्रीति और अनुराग की प्लानिंग दोनों की यहाँ पे फेल होगी और दोनों ये गिरफ्तार हैं, हवालात के अंदर है। अब ये जो अनुराग है ये अपने घर के कमाने वाला था, 2 ये भाई थे, बाकी इसका भाई जो था वो छोटा था, 3 इसकी बहनें हैं, वो भी अब भूखी मर रही हैं, इसका बाप भी बूढ़ा है। इसके पकड़े जाने की वजह से इसके घर के माली हालात काफी ज्यादा खराब हैं और वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, इसके पीछे पैसे लगाने वाला भी कोई नहीं है। आगे जो इसका फैसला आएगा वो आगे चल के पता चलेगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।